हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे सतत कृषि क्या होता है। सतत कृषि को ही हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंग्लिश में और टिकाऊ कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सतत कृषि क्या कहता है हमारा, मान लीजिए कि सॉरी एक मिनट, जैसे कि अभी हम वर्तमान पीढ़ी, ठीक है, तो वर्तमान पीढ़ी की जो भी खाद्य आवश्यकताएं हैं, खाद की जो मांग है, कितना ज्यादा मांग करता है, हम उनको पूरा करेंगे अच्छे तरह से, है ना। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना होगा कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है यानी भविष्य की पीढ़ी है, उनकी जो खाद्य आवश्यकता होगी उसको हम लोग इसी के कारण प्रभावित ना करें, यानी उन्हें भी मिलता रहे। ऐसा क्यों होगा कि नहीं मिलेगा, मेरे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए हम लोग लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, तो हम मिट्टी अगर खराब कर देते हैं, मिट्टी खराब कर देते हैं, तो आने वाली पीढ़ी इस मिट्टी का उपयोग उत्पादन के लिए तो नहीं कर पाएगी। अगर उत्पादन के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं कर पाएगी तो इनका खाद्य सुरक्षा क्या आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा। यानी हम अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें क्या क्या छोड़ देना है, तो भूमि बचा के रखना है, जल बचा के रखना है, वायु बचा के रखना है कि स्वस्थ हवा हो, सारा जल कृषि में ही खत्म न कर दे कि आगे सिंचाई के लिए पानी ही न रहे। तो इन सभी चीजों का हम ध्यान रखते हैं, वो कहलाता है हमारा सतत कृषि। अगर हम इसे एक सिंपल सा लाइन में बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि वर्तमान की पीढ़ी की खाद्य सुरक्षा को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी के खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखना सतत कृषि कहलाता है। अर्थात कि भविष्य की पीढ़ी के लिए आपको जल, मृदा तथा वायु की गुणवत्ता को बचा करके रखना है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये सतत कृषि जो है आखिर इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म होगा हम लोग का, इसका उद्देश्य क्या है। तो मेनली इसका 3 उद्देश्य अगर हम लोग बांटे, 3 ऑब्जेक्टिव अगर बांटे, तो इसे हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा काम बन जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहला है पर्यावरण संरक्षण। क्या है, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, दूसरा हमारा उद्देश्य है आर्थिक लाभ या किसान का जो इनकम है, किसान का जो इनकम है इसे बढ़ाना। थर्ड है हमारा सामाजिक न्याय। क्या है, सामाजिक न्याय, है ना। अब हम तीनों मुद्दों को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, ये है सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि हम लोग जो वर्तमान में जो खेती कर रहे हैं, है ना, खेती करने से क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम लोग जिस खेती कृषि पद्धति को अपना रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैं मिट्टी, ठीक है, तो मिट्टी की कई लेयर होती है, कई लेयर होती है। तो जो मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर होती है ना, ये अगर लगातार हम बहुत ज्यादा खाद और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो ये खराब हो जाता है। ठीक, अब मिट्टी का ऊपरी लेयर में क्या होता है, फर्टिलिटी ज्यादा होता है ना, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे मिट्टी की उत्पादन क्षमता कमती चली जाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, मेरा मृदा का नुकसान होगा। ठीक है, दूसरा लगातार केमिकल यूज करने से मृदा भी खराब हो जाएगा, तो इससे मृदा पॉल्यूशन होता है, यानी मृदा प्रदूषण भी होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम सिंचाई करते हैं, तो खेती की जो भूमि है, मान लीजिए कि ये पूरा एक स्टेट है, ठीक है, अब इस खेती की भूमि से कोई नदी बह के जा रही है आसपास से, है ना, तो इस मिट्टी को अपने साथ छोड़ के ले जाएगी, तो इस मिट्टी के साथ क्या हो जाएगा, इसमें केमिकल घुल जाएगा। और यहाँ अगर मान लीजिए कोई घर है, यहाँ कोई घर है, यहाँ कोई घर है, तो है ना, अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस जल को, तो क्या आ जाएगा, इनके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। अर्थात हमें यहाँ क्या देखने को मिल जाता है, जल प्रदूषण देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मिट्टी के धूल कण है ये वायु में भी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वायु में भी चले जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो दिख क्या रहा है कि हमारा पर्यावरण हर तरह से खतरे में पड़ रहा है, चाहे मृदा प्रदूषण के द्वारा हो या जल प्रदूषण के द्वारा हो या वायु प्रदूषण के द्वारा हो। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि सतत कृषि में क्या होता है कि ये नहीं होता। ये तो कारण हो गया, क्यों कर रहे हैं, कारण। अब हमें सुझाव है या इसमें जो सतत कृषि की जो प्रक्रिया है या उद्देश्य है वो क्या है जो हमें इससे बचाएगा। सतत कृषि में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैविक खाद। ठीक है, और जैविक खाद उत्पादन करने से हम इन तीनों समस्याओं से बच जाते हैं, है ना। जैविक खाद उत्पादन करने से हम इन तीनों समस्याओं से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, प्रदूषण नहीं होता। दूसरा, अगर हम जैविक कृषि करते हैं या सतत कृषि करते हैं, सतत कृषि के अंदर यही आता है जैविक कृषि। ठीक है,
तो अगर हम जैविक कृषि करते हैं तो इसमें कृषि में जल दोहन, कृषि जल दोहन जो होता है काफी कम होता है, जिससे क्या होता है हमारा जल संसाधन बचता है, जल संसाधन भी क्या होता है बचता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पर्यावरण संरक्षण का उपाय है कि हम जैविक खेती को क्या करेंगे अपनाएंगे, जो हमें इन सारी समस्याओं से बचाएगा। और जैविक कृषि एक तरह का सतत कृषि के अंतर्गत आने वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम ये समझ गए, यानी हमारा पर्यावरण संरक्षण वाला खंड अच्छी तरह से क्या हो गया क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम उठाएंगे यहाँ से दूसरा मुद्दा। ठीक है, आर्थिक लाभ, क्या उठाएंगे आर्थिक लाभ को हम उठाएंगे। ओके, अब ये आर्थिक लाभ क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई जनसंख्या है, ठीक है कोई जनसंख्या है, अब मान एक मिनट, जनसंख्या ए और बी, इसको हम पीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, ये पीढ़ी ए है और एक पीढ़ी क्या है बी है। ठीक है, ये वर्तमान पीढ़ी है, ये आने वाली पीढ़ी है। ठीक है, अगर हम सतत कृषि के द्वारा अपनी मृदा को बचा के रखते हैं, ये मृदा को खत्म कर दिए, ठीक है, तो बी के पास मृदा नहीं होगा तो इसके पास खाद्य सुरक्षा नहीं होगा या अपना भूमि नहीं होगा, तो इसे बाहर से सामान खरीद के लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो इनका आर्थिक लाभ होगा वो कमजोर हो जाएगा और इनका इनकम भी क्या हो जाएगा घट जाएगा, क्योंकि इन पे बर्डन पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो था उसने क्या किया सतत कृषि को अपनाया, सतत कृषि को अपनाया, है ना, इस वजह से क्या हुआ उसका जो आने वाला जनरेशन था पीढ़ी बी, है ना, उसके लिए क्या बच के रह गया मृदा बच के रह गया, तो अब उस पर भी वो क्या कर सकता है पीढ़ी बी भी उस पर कृषि कर करके क्या कर सकता है आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये दो चीज हमें समझ में आता है। ठीक है, सामाजिक न्याय क्या है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का तात्पर्य क्या होता है कि समाज के हर एक वर्ग का मिले इससे लाभ मिले। जैविक कृषि थोड़ा सस्ता भी पड़ता है ना, तो जो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो सब क्या होंगे इसमें बढ़ चढ़ के भाग देंगे और उन्हें क्या मिलेगा खाद्य सुरक्षा मिलेगा। क्या मिलेगा खाद्य सुरक्षा प्लस पौष्टिक भोजन, प्लस में उन्हें क्या मिलेगा सभी लोगों को मिलेगा ये सभी वर्ग को, और प्लस में क्या मिलेगा जैविक खाद्य पदार्थ मतलब जैविक उत्पाद, सॉरी क्या बोलेंगे इसको जैविक उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर हम पारंपरिक कृषि कर रहे हैं तो हम लोग केमिकल वाला चीज है, ये केमिकल वाला सब्जी है ना, ये मार्केट में ये खाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो खा रहे हैं नॉर्मल लोग, जिनके पास पैसा नहीं वो ये खा सकते हैं आराम से। कुछ पैसे वाले लोग हैं है ना, तो वो क्या करेंगे जैविक, अभी कृषि से क्या हो रहा है कि किसान का जो उत्पादन होता है वो महंगे दर पे बेचता है, तो 80 रुपए केजी बेच रहा है, तो ये गरीब तो एफर्ट नहीं कर पाएगा उस चीजों को, तो गरीब तो वो नहीं खा पाएगा, तो इसे क्या मिलेगा जैविक भोजन तो नहीं मिलेगा, है ना, पौष्टिक भोजन तो नहीं मिलेगा, जिनसे क्या होगा इनके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। तो एक तरह से ये सामाजिक न्याय को बढ़ावा नहीं दे रहा है ना। अगर हम जैविक कृषि या सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं तो सभी लोग के पास क्या पहुंचेगा, पहले तो खाद्य सुरक्षा हो जाएगा सबके पास, पौष्टिक भोजन पहुंचेगा है ना, उसके बाद जैविक उत्पाद पहुंचेगा। और खाद्य सुरक्षा भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे कि हमें पता भी है कि 2025 में अगर हम वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखते हैं इसमें भारत का रैंक कितना है 102 है ना, तो 102वां रैंक है हमारे वर्ल्ड में। तो इससे हमें समझ में आता है कि खाद्य सुरक्षा की भारत में कितनी ज्यादा जरूरत है। तो सतत कृषि का मुख्य यह 3 उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हमको एक डायग्राम समझाना है, उसके लिए वीडियो को थोड़ा देर पॉज करके पहले डायग्राम बनाते हैं फिर आपको समझाते हैं। हमने डायग्राम बना लिया है, अब हम इसको समझेंगे जैविक कृषि का जो भी प्रक्रिया उसे हम एक डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन का हमें संरक्षण करना मेन उद्देश्य तो यही है। ठीक है, इसके लिए हमें उपाय के तौर पे क्या लेना है जैविक कृषि का उपाय करना है। जैविक कृषि में तो एक होता है कि जैविक खाद का उपयोग होता है, दूसरा होता है कि फसल चक्र। ठीक है, मेनली जो भारत में है 68:1 और 2 इस अनुपात में खाद्य का एनपीके का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जबकि नाइट्रोजन को हमें ज्यादा डालना नहीं है ना, 68 तो नहीं डालना है। ठीक है, ये 3:2:1 होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है ज्यादा है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा 4:2 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 68:1:2 है। ठीक है, इतना इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल हम लोग। अगर हम इसके जगह फसल चक्र को अपनाते हैं, मान लेते हैं कि पहला बार हम गेहूं लगा रहे हैं है ना, और गेहूं के बाद हम वापस लगा रहे हैं कोई दलहनी फसल लगा देते हैं।
अगर हम दलहनी फसल लगा देते तो क्या हो सकता है, इससे खेत में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाएगा और अलग से हमें इतना ज़्यादा नाइट्रोजन लगाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, इससे रासायनिक इनपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रासायनिक इनपुट जैसा ही कम होगा तो हमारा उत्पादन अस्थायी हो जाएगा और सामाजिक न्याय प्राप्त हो जाएगा, जो हमारा सतत कृषि का मुख्य उद्देश्य था। तो हमने इसे सतत कृषि को समझा। ठीक है, अब इसके बाद अब सतत कृषि की भारत में क्या आवश्यकता है ना, वाई सतत कृषि इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंडिया, है ना, क्या जरूरत है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले है कि मृदा संरक्षण, है ना, मृदा संरक्षण। ठीक है, भारत का लगभग जो 80% भूमि है उसकी ऊपरी जो परत है वो खराब हो चुकी है ना, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर लिया है। अब हमारी जरूरत क्या है कि हम लोग सतत कृषि को अपनाएं, है ना, सतत कृषि को अपनाएं और इस समस्याओं से क्या निकले, बाहर निकले की कोशिश करें। दूसरा है जल संरक्षण। जल संरक्षण, भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जल का उपयोग करने वाला देश है ना, इसके बाद चीन का नंबर है ना। मतलब कि समझिए कि हम लोग इतना ज्यादा जल का खपत कर रहे हैं जिस वजह से क्या हो रहा है कि ये जल का समस्या काफी उत्पन्न हो गया है। अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का भौम जल स्तर इतना नीचे चला गया है ना, कि यहाँ पे अभी पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, क्योंकि वहाँ पे हद से ज्यादा सिंचाई किया गया था आधुनिक कृषि के अंतर्गत, है ना। तो दूसरा समस्या क्या हमें देखने को मिला भारत के अंदर, जल संरक्षण की समस्या है। तीसरा है रसायन। क्या है, रसायन। रसायन से पहले तो हमारा स्वास्थ्य उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, दूसरा जो सॉइल का जो हेल्थ है वो खराब होता है, वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता है, जो हमारा वायु है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो प्रभावित हो रहा है, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है रसायन की वजह से, है ना। तो ये हमें क्या दिख जाता है, मुख्य समस्याएं क्या हो जाती है, देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ कृषि क्यों अपनाना चाहिए। लास्ट है हमारा कि इस प्रश्न में हम इसके स्कोप को समझेंगे। ठीक है, तो सतत कृषि का जो स्कोप है ये काफी बड़ा है ना, काफी बड़ा है। अगर सतत कृषि की बात करें तो इसमें बार बार क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होता है, बार बार इसमें क्या किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है और नवाचार लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कैसे नवाचार, तो हमारा जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, भारत की कृषि की सबसे उच्च संस्था, ये क्या करती है, बार बार इस क्षेत्र में काम करती है, किस प्रकार का बीज लाएं, है ना, बीज बना रही है ताकि क्या हो, ये जल्दी से खराब ना हो, फर्टिलाइजर की जरूरत ना पड़े, कीटनाशक कम लगे, है ना, ऐसा बीज बनाते हैं जिसमें क्या हो कि फसल पानी कम लगे, क्या हो, पानी कम लगे, है ना। ऐसे प्रकार के क्रॉप्स को हम ढूंढे, है ना, जो अलग अलग मौसम के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो, है ना। तो ये क्या हमारा है कि सतत कृषि का ये बहुत बड़ा स्कोप है ना। उसके बाद अगर हम समझे तो अब इसके लिए सरकार ने कुछ नीतियां भी बनाई है, सरकार ने कुछ नीतियां भी बनाई है। ठीक है, अब हम बनाते हैं। एक है राष्ट्रीय सतत भूमि मिशन। ठीक है, इस सब नीतियों के द्वारा क्या होगा हमारा कि विकास का काम होगा। ठीक है, दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, और हमारा थर्ड वन है कृषि वानिकी योजना। ठीक है, इन तीनों के द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, सतत कृषि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो आपका लास्ट स्कोप हमें देखने को मिलता है ना, लास्ट स्कोप जो देखने को मिलता है यहाँ बताया आपको। ठीक है, लास्ट स्कोप जो हमें देखने को मिलता है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्रामीण विकास में। क्या है, ग्रामीण विकास में। सतत कृषि केवल कृषि तक ही सीमित नहीं होती। ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर के बाद पशुपालन, मत्स्य पालन आदि क्षेत्रों को भी सम्मिलित करती है ना, जिससे क्या होता है कि युवा लोग क्या होते हैं इस क्षेत्र के प्रति आकर्षित होंगे, है ना। और कृषि में हमें क्या देखने को मिलेगा, इनकम सरप्लस देखने को मिलेगा, इनकम अधिशेष देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा। क्या होगा, ग्रामीण विकास होगा। तो ये इसका बहुत बड़ा स्कोप भी है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, सतत कृषि केवल पर्यावरण संरक्षण तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि यह ग्रामीण विकास को भी क्या करेगा, बढ़ावा देगा। ये निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा ये प्यारा सा प्रश्न आ जाता है, समाप्त हो जाता है। ओके।